जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग सभी चैप्टर के कुछ ज़रूरी शब्दों पर फोकस करेंगे और बाय मैप या बाय फिगर इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी वीडियो पूरी तरह से एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर आधारित है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला अध्याय था क्या, कब, कहाँ और कैसे। पढ़ेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, जैसे नर्मदा नदी के तट पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, गारो और बिंद पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदी के तट पर, या फिर गंगा और सोन नदी के तट पर। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे यात्रा, उनकी वो यात्रा भी करते थे, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या होता था, जैसे आजीविका की तलाश, प्रदेशों और संस्कृतियों का विकास, रोमांच संस्कृतियों की खोज, रोमांच संस्कृतियों की खोज। और आगे हम लोग देखेंगे देश के नाम, यानी भारत देश के नाम, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब नाम कैसे पढ़े इसके बारे में देखेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में जानना हुआ तो हम लोग कैसे जानेंगे। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, अभिलेख, लिखित स्रोत, पुरातत्व, ये सब हम लोग बाय ग्राफ से पढ़ेंगे, बाय मैप यानी चित्र के साथ पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग यह देखेंगे कि तिथियों का महत्व क्या था, तिथियों का महत्व क्या होता था, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे इन सब महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर फोकस करेंगे और देख लेते हैं इन सब महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अर्थ क्या था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राशिदा का सवाल। हम लोग पहले चैप्टर में राशिदा के सवाल पर ही हम लोगों का फोकस था। पहले चैप्टर में राशिदा का सवाल ही था। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर गई थी। वह सुर्खी 100 साल पहले की थी, तो वह सोचने लगी थी कि कोई यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए, ये है लोग कहाँ रहते थे। उस समय लोग कहाँ रहते थे, जैसा कि हम लोग पढ़ें नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी ये है आपकी, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और गारो पहाड़ी और बिंद पहाड़ियों पर रहते थे। और यहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहते थे। सिंधु नदी के तट पर, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर, सिंधु की सहायक नदियों में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम, इन सभी नदियों के तट पर रहते थे। उसके अलावा गंगा और सोन के बारे में भी हम लोग पढ़े, गंगा नदी और सोन नदी के बारे में पढ़े। गंगा और सोन नदी के तट पर रहते थे। आगे हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था। तो देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर जो रहते थे उनका जीवन कैसे था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक माने जो भोजन इकट्ठा करके रखते हों। तो कुछ लोग थे आरंभिक लोगों में जो कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और साथ ही साथ वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी किया करते थे। ये हैं नर्मदा नदी के तट पर बसे लोग। आगे हम लोग देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी हम लोग मैप में देखें
पाकिस्तान में हम लोगों को मिला था सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो उस पहाड़ी की बात करें तो वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोग गांव में रहते थे और जो स्त्री पुरुष थे सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किए थे। और यह सब 8000 साल पहले की बात है, 8000 साल पहले किए थे। वहीं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से ही वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए थे। और ये लोग कहाँ रहते थे? तो गांव में रहते थे। ये उसका दृश्य दिया गया है। ये किसान हल चला रहा है अपने खेतों में। ये इधर देखिए। तो आप बायोग्राफ अध्ययन करिए ताकि समझ में आए। अब गारो और बिंद पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो गारो पहाड़ी हम लोगों को मिला था, गारो और बिंद पहाड़ी। तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में बिंद पहाड़ी, यानी पूर्वोत्तर में मेघालय में गारो पहाड़ी है और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में बिंद पहाड़ी है। यहाँ भी कृषि का विकास हुआ था, जहाँ से सबसे पहले चावल को उपजाया गया। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। जिस तरह से किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है, उसी तरह से मध्य भारत में बिंद पहाड़ी और गारो पहाड़ियों से चावल का साक्ष्य मिला है। आगे देख लेते हैं। और आगे आप सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ये हम लोग देखे थे भारत में ऊपर, भारतीय मुकुट पर यानी जम्मू कश्मीर में, और सिंधु नदी पाकिस्तान में भी फैली हुई है। तो इसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को भी देखे थे। यहाँ से लगभग 4700 वर्ष पूर्व, मतलब 4700 वर्ष पहले, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। देखिए वहाँ किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग रहते थे, गाँव में रहते थे। अब यहाँ जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे रह रहे हैं वो आरंभिक नगर हैं। ये आरंभिक गांव थे, ये आरंभिक नगर हैं। नगर यानी शहर हैं। और आगे देखते हैं। ये है आपकी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहर, आरंभिक नगर। ये आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गंगा और सोन नदियों के तट पर। तो गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। मगध यानी वर्तमान में जिसे हम बिहार कहते हैं, इस नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ये है आपका मगध, देख लीजिए, ये है मगध। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब देखते हैं यात्रा, आजीविका की तलाश, प्रदेशों का विस्तार या रोमांच। ये हम लोगों को आगे देखना था। यात्रा के अंतर्गत हमको देखना था आजीविका की तलाश, प्रदेशों का विस्तार या रोमांच। ये देखिए यात्रा, तो कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जाहिर सी बात है, अब प्राकृतिक आपदा आएगी तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, या फिर लोग काम की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और दूसरा पॉइंट है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी।
तीसरा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी जब निकलते थे तो काफिले में निकलते थे, बताया गया था, और वो अपने साथ जहाज़ों में बहुत मूल्यवान वस्तुएं लेकर जाते थे। ये आगे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किए करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला था। आगे था देश का नाम, हमको पढ़ना था देश के नाम। तो देश के नाम में अपने देश यानी भारत देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। इसी से भारत देश का नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान पड़ा था। आगे देखते हैं, आगे है भारत नाम का प्रयोग। भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह है, वो भारत नाम का प्रयोग करते हैं। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जब देश के लिए होने लगा तो भारत से भारत बन गया। आगे देखते हैं अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। तो अतीत की जानकारी के लिए स्रोत है पांडुलिपि, अभिलेख, लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य। पांडुलिपि, अभिलेख, लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य, ये हमको पढ़ना है। देखते हैं पांडुलिपि क्या है। ये है पांडुलिपि। अब पांडुलिपि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? तो पांडुलिपि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है निकला है। मतलब मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जिसका अर्थ हाथ है, तभी तो पांडुलिपियों को हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। जहाँ हाथ से लिखा जाता था उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़, एक पेड़ होता था जिसको भुर्ज के नाम से जाना जाता था, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं और हाथ से लिखी मिलती हैं। आगे है, ये यहाँ दिया गया है अभिलेख। आगे आपको अभिलेख दिया गया है। ये देखिए, अब अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब उस पर खुदाई करके लिखा जाता है, खोद कर लिखा जाता है पत्थरों के ऊपर, या फिर धातु जैसे कठोर अपेक्षाकृत सतहों पर लिखा जाता है। इन शासकों के आदेश प्रशंसा इन पर, जैसे अभिलेखों पर जो उस समय का शासक होता था, शासकों का आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण लिखा जाता था। आगे देख लेते हैं तो लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में क्या क्या है? तो महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि के माध्यम से भी हम लोग पिछली बातों को जान सकते हैं।
इनमें से कई संस्कृति, प्राकृत तथा तमिल में लिखी मिलती हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग करते थे। आगे देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए पुरातात्विक साक्ष्य है, ये सब हमको मिला था, हम लोगों को मिला था। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि। इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरेब इत्यादि, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां यानी हड्डियां इत्यादि पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होता है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत इन सब का अध्ययन होता है। अतीत एक या अनेक, इसके बारे में पढ़ते हैं। अतीत एक या अनेक, तो अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग अतीत के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले क्या करते हैं? खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जिस तरह के भेद आज विद्यमान हैं, इसी तरह के भेद उस समय भी विद्यमान थे। आगे देख लेते हैं तिथियों का मतलब। हम लोगों को मिला था तिथियों का मतलब देख लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ दी गई है। कृषि का आरंभ, जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले थे, हम लोग अभी पढ़े। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व मिला था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये सब तिथियां महत्वपूर्ण हैं। तो तिथियों का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो हम लोग तिथियों की गणना करते हैं, यह ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा 1 ईस्वी में, 1 के बाद 2, 3, 4, इसी तरह से हमारा 2023, इस समय 2023 चल रहा है। तो अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कही जाती हैं, यानी ईसा मसीह के पहले, उनके जन्म के पहले ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 का आरंभिक बिंदु मानते हैं। इससे ऊपर जैसे इस समय 2023 है, तो 2023 ये इसको बिंदु मानते हुए अगर इसके ऊपर जाएंगे 2023 साल के ऊपर चले जाएंगे तो ईसा मसीह का जन्म कब 1 ईस्वी को हुआ था, यानी 2023 साल हो गया है ईसा मसीह के जन्म। अगर 2023 साल से पहले जाते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के पहले जाएंगे। अगर 2000 से बाद आते हैं तो 1 ईस्वी के बाद, यानी 1, 2, 3, 4 करके ऐसे 2023 तक आते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद आते हैं। वो पहले, ये बाद में। इतिहास और तिथियां देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली तिथि को इंग्लिश में BC कहा जाता है। BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और कभी कभी तिथियों से पहले AD, हिंदी में E लिखा जाता है और इंग्लिश में AD लिखा पाते हैं। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से,
AD यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा इसके लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। इस तिथियों का ये जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग 2021, 22, 23 देखते हैं, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब 200 साल पहले से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और अब देखते हैं चैप्टर 2 में अध्याय 2 का शीर्षक क्या था और उसके महत्वपूर्ण शब्द क्या थे, कौन थे, क्या क्या उसमें कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं जिन्हें पढ़ना हमें बेहद ज़रूरी है। दूसरे अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो NCERT का पहला चैप्टर था, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस पर थोड़ा इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। इसमें आपका सुमेल किया हुआ है। नर्मदा नदी घाटी पहला बड़ा राज्य मिला था। मगध, शिकार तथा संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे यहाँ। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ या गंगा घाटी, सिंधु तथा सहायक नदियाँ, आरंभिक कृषि, यहीं पर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी, और गंगा घाटी प्रथम नगर। आगे देखते हैं। तो पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि किसे कहा जाता है, अभिलेख किसे कहा जाता है। तो पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेख पत्थरों या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोद कर लिखा जाता था। खोद कर लिखना यानी उत्कीर्ण किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा रसीदा के प्रश्न फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। यानी वो 100 साल पुरानी बातें कर रही थी, तो उसके क्या उत्तर हो सकते हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। यही रसीदा के प्रश्न का उत्तर है। आगे देख लेते हैं। आगे है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो इसकी सूची बनाने के लिए कह रहा है, पुरातत्वविद द्वारा जो पाई गई वस्तुएं हैं सभी की सूची बनाने के लिए कह रहा है। तो सूची में आप बना सकते हैं, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं निम्नलिखित हैं। सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र तथा मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ तथा पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्थर से बनी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इमारतें हो सकती हैं। पत्थर से बनी वस्तुओं में इमारतें, हथियार, औजार और मूर्तियाँ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण हो सकता है
साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यह संभवतः कि वे पढ़े लिखे ना हो। और तीसरा यह भी हो सकता है कि यह भी संभव है कि वे गरीब हो और उत्तीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। राजा महाराजा उत्तीर्ण करवा देते थे और ये गरीब थे, इसीलिए उत्तीर्ण नहीं करवा पाए होंगे, खर्चीले थे ये सब काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले। राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले तो राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर देख लेते हैं। तो पहला है, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। दूसरा, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई हैं? अतीत की पुस्तकें किन किन पर लिखी गई हैं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? तो अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी गई हैं। पहला तो धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर, दूसरा राजाओं के जीवन पर, तीसरा औषधियों तथा विज्ञान पर, चौथा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। इन सब पर अतीत की पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया। हम कुछ क्या सारा का सारा महत्वपूर्ण शब्दावली देखें और पूरा क्वेश्चन भी कर लिए। क्वेश्चन आंसर भी हो गया हमारा और शब्दावली भी हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए